आज समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम बात करेंगे सामाजिक समूह के अवधारणा के संबंध में। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय के। सामाजिक समूह समाजशास्त्र विषय के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे समाजशास्त्रीय दृष्टि से समझना इसलिए भी जरूरी है कि समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तुओं में से एक सामाजिक समूह है। समाजशास्त्र की दृष्टि से सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का संग्रह मात्र नहीं है। इन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों का होना अति आवश्यक है। यह भी कह सकते हैं कि जिस समय दो या दो से अधिक व्यक्ति किन्हीं भी सामान्य उद्देश्यों अथवा लाभों की पूर्ति हेतु परस्पर संबंधों की स्थापना करते हैं और अपने व्यवहार द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उसे सामाजिक समूह कहते हैं। वास्तव में यह उन लोगों का एक समुच्चय है जो आपस में किसी न किसी तरह की अंतःक्रिया करते हैं और इसलिए अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। सामाजिक समूह की अनेक समाजशास्त्री ने अपने अपने शब्दों में परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। प्रथम परिभाषा जैसे टी.बी. बोल्टमोर के अनुसार सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस योग को कहते हैं जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति समूह के प्रति और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है। कहने का तात्पर्य कि सामाजिक समूह के जो भी सदस्य हैं उनके मध्य कोई ना कोई एक निश्चित संबंध होते हैं और प्रत्येक समूह का व्यक्ति अपने समूह के लोगों के प्रति और समूह के जो प्रतीक होते हैं उनको हमेशा ध्यान रखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक सामाजिक समूह में कम से कम अल्प विकसित संरचना और संगठन से तात्पर्य नियमों तथा संस्कारों तथा उसके सदस्यों में चेतना का एक मनोवैज्ञानिक आधार होता है। सामाजिक समूह की परिभाषा मैकायो पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से संग्रह से जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। इसी पर बोगार्टस ने कहा है कि सामाजिक समूह का अर्थ हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संग्रह से लगा सकते हैं जिनके ध्यान के कुछ सामान्य लक्षण हों और जो एक दूसरे को प्रेरणा देते हों, जिनमें सामान्य वफादारी पाई जाती हो। वफादारी से मतलब एक दूसरे के प्रति पारस्परिक निर्भरता और एक दूसरे का सुख दुख में ध्यान रखते हो, जो समान क्रियाओं में भाग लेते हो। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो विभिन्न परिभाषाएं ऐसी ऑकबॉर्न ने भी कहा है, ऑकबॉर्न निमकॉफ ने भी, कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर एकत्र होकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो सभी परिभाषाओं से जो कुछ प्रमुख बिंदु हमारे सामने आते हैं वह है कि सामाजिक समूह हेतु दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अंतःक्रिया एवं सामाजिक संबंधों का होना अनिवार्य है। वस्तुतः समूह के तीन तत्व होते हैं: दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह, उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों का होना तथा उनकी क्रियाओं का आधार सामान्य हितों का या उद्देश्यों का होना। इस प्रकार सामाजिक समूह की परिभाषाओं के आधार पर हम सामाजिक समूह की इन विशेषताओं को अपने निकट या अपने सामने पाते हैं। पहला कि सामाजिक समूह की पहली विशेषता कि सामाजिक समूह के लिए व्यक्तियों का संग्रह होना आवश्यक है। समूह के लिए व्यक्तियों का होना आवश्यक है, यह आवश्यक नहीं कि समूह के सदस्यों में शारीरिक निकटता, परंतु उनके मध्य अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य कि समूह के सदस्य एक ही जगह इकट्ठे हो ऐसा नहीं है, बल्कि दूर दूर रहकर भी हम समूह का निर्माण कर सकते हैं और
इसी अंतःक्रिया से हम सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। तो जरूरी है कि सामाजिक समूह के सदस्यों बीच में सामाजिक अंतःक्रिया हो, जिससे सामाजिक संबंधों का निर्माण हो। दूसरी बात, समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। प्रत्येक समूह की एक सामाजिक संरचना होती है। उस संरचना में व्यक्तियों की उपस्थिति निर्धारित होती है। प्रत्येक समूह में आयु, लिंग, जाति, व्यवसाय आदि के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। प्रत्येक को समूह में अपनी परिस्थिति से संबंधित भूमिका निभानी पड़ती है। इस प्रकार समूह की सामाजिक संरचना में हर व्यक्ति का कोई ना कोई दायित्व होता है। इसी प्रकार समूह में सदस्यों का एक कार्यात्मक विभाजन भी होता है, क्योंकि हमने कहा पहले समूह में संगठन होता है, तो संगठन को बनाए रखने के लिए हमें विभिन्न सदस्यों को विविध कार्य सौंपने पड़ते हैं। जैसे हमें किसी भी शिक्षण संस्था को लें तो वहाँ शिक्षण के अनेक अनेक विषयों को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए प्राचार्य होता है, और जहाँ ऑफिस का काम होता है तो वहाँ लिपिक वर्ग के सदस्य अपना काम निपटाते हैं। तब जाकर एक शिक्षण संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल होती है, और ये सभी सदस्य परस्पर मिलकर कार्य करते हैं। समूह में सामान्य स्वार्थों की भावना होती है, यानी समूह के सदस्य किसी न किसी रूप में अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। सदस्यों के स्वार्थ समान होते हैं, अतः उनकी भावनाएं भी एक सी होती हैं। सदस्यों के हित असमान होंगे तो ऐसी सब दशा में न संबंधों में दृढ़ता रहेगी और न ही संगठन पनपेगा। तो कहने का यहाँ अर्थ है कि समूह के सभी सदस्य समूह के माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। समूह विशेष की सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी कि हम सदस्यता अपनी मर्जी से ग्रहण करते हैं और अपनी मर्जी से हम छोड़ भी सकते हैं। यह व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत रुचि और उसके जो जीवन लक्ष्य हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह किस समूह का सदस्य बने। वह अपने जीवन में ऐसे ही अनेक समूहों के संपर्क में आता है और वो अपने जीवन में अनेक समूहों का सदस्य एक ही समय पर भी होता है। एक और विशेषता की बात करें, समूह की अपनी सत्ता होती है, यानी कि समूह का अपना कोई जो आधार है वो सामूहिक व्यवहार है। सामूहिक व्यवहार के अभाव में समूह का अस्तित्व संभव नहीं होता। प्रत्येक समूह के समक्ष अपने अस्तित्व को बहुत गौण मानता है। समूह पर उसे पूरा विश्वास और श्रद्धा होती है, अतः उसे वह समूह के नियम तोड़ने से डरता है। यह भावना समूह के अस्तित्व की रक्षा करती है। इनके साथ ही साथ इससे समूह का स्थायित्व और संगठन भी प्राप्त होता रहता है। एक अन्य विशेषता, सामाजिक मानदंड समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ मानदंड से तात्पर्य कि समूह में अपने अस्तित्व के लिए कुछ मानदंडों या आदर्श नियमों की स्थापना करना है। इनके द्वारा वह अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इन्हीं मानदंडों के आधार पर या इन मानदंडों के कारण सदस्यों के व्यवहार में एकरूपता आती है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी समूह के मानदंड समान हों तथा वे सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक समूह में एक मूर्त संगठन भी पाया जाता है, जिससे समान उद्देश्यों और लक्ष्यों वाले व्यक्तियों का संकलन होता है, क्योंकि व्यक्तियों का जो संकलन है इस कारण से इसे हम एक मूर्त समूह कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक समूह की अवधारणा के माध्यम से हम समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा को समझ सकते हैं, और यह सामाजिक समूह की अवधारणा हमें अनेक अन्य अवधारणाओं को समझने में
महत्वपूर्ण योगकारी सिद्ध होती है। धन्यवाद।